हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। काफी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें डिस्कस करने हैं, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, एनएलसेट, एलेट, अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, डोंट फॉरगेट टू चेक क्लैट पॉइंट का ऐप या हमारी वेबसाइट, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको इन सभी कोर्सेज, इन सभी एग्जाम्स के कोर्सेज मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। कोई डाउट आता है तो हमारी टीम का कांटेक्ट नंबर भी है जिस पे आप कांटेक्ट करके इन कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहले देखिए, आज का जो पहला आर्टिकल है वो है हिस्ट्री शोज टेक्नोलॉजी वोंट टेक एन अवे वर्क। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टेटमेंट दी है और हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लो। एआई एक्शन समिट पेरिस में जो हो रही थी वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये बोला है। वैसे अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मैं ये बोलूं आपको कि क्या टेक्नोलॉजी वर्क फोर्सेस कम कर देगी क्या, तो जवाब है हाँ यार। मतलब फिजिकली वाला ना करे मे बी, बट जो पहले काम आप किसी को बुला के करते थे वो सारा काम अब टेक्नोलॉजी से हो जाता है। जैसे मैं आपको इस पे एक एग्जांपल देता हूँ। पहले हम लोग हमारी जो स्क्रिप्ट राइटिंग करते थे कोचिंग के अंदर, स्क्रिप्ट मतलब जैसे मेरे को कहीं सेमिनार लेने जाना है तो कुछ क्वेश्चंस वहां प्रिपेयर करने हैं, कुछ इस तरीके कंटेंट तैयार करना है। तो पहले मैं क्या करता था, किसी बंदे से बोलता था भाई तुम बनाओ। अब क्या है, चैट जीपीटी है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। ऐसे ही जो लॉयर्स हैं आजकल वो बहुत ज्यादा चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं। देर आर पर्टिकुलर फील्ड के चैट जीपीटी टाइप के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो सिर्फ लीगल के लिए ही हैं या फिर सिर्फ मेडिकल के लिए ही हैं। तो बहुत ज्यादा ये चीजें जो है ये कम कर रहा है, मतलब इजी कर रहा है लोगों के लिए, एंड लोगों पे से डिपेंडेंसी कम कर रहा है। तो वो ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव का यहाँ पे से कुछ भी नहीं था। ये जो मैंने आपको बताया है ये ऐसे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प करने में बना सकता है पॉइंट, बाकी तो एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे कुछ भी। मणिपुर क्राइसिस ड्रैग्स ऑन एज बीजेपी वे इट्स ऑप्शंस। देखो बात क्या है, बात ये है कि मणिपुर ना एक जैसे होता है, मान लो यूपी है, मध्य प्रदेश है। यहाँ पे क्या है कि बीजेपी का अपने लेजिस्लेचर्स के ऊपर कंट्रोल है। ठीक, मतलब वो सुनेंगे उनकी बात, चाहे उनका जो उस पर्टिकुलर स्टेट का चीफ मिनिस्टर अलग हो, सुने ना सुने उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मणिपुर में क्या है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि मणिपुर में पीपल आर लाइक ट्राइबल फेवर। मणिपुर क्या है, मणिपुर में क्राइसिस भी क्यों हुई थी, क्योंकि कुकी एंड मैटी दो कम्युनिटी थी, इस तरीके की वहां पे बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। तो बेसिकली वहां पे जो लोगों के अंदर डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट बहुत है। तो अभी क्या हो रहा है, बीजेपी का अपने लेजिस्लेचर्स पे कंट्रोल कम सा हो रहा है मणिपुर के अंदर। क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए रेडी नहीं हो रहा है, और जो थे उनके लिए भी कोई तैयार नहीं था। तो अब बातचीत चल रही है प्रॉपरली, बट अब फिलहाल जो है मणिपुर के अंदर आप देख सकते हो कि कोई चीफ मिनिस्टर सामने नहीं है। उधर अपोजिशन कह रही है कि भाई बहुत दिन तक इस तरीके से चीजें रही तो फिर से इलेक्शन कराना पड़ेगा। अब मणिपुर की बात आ रही है, तो मणिपुर में हमारा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है मणिपुर क्राइसिस वाला। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, रिवाइज करूंगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है मणिपुर क्राइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूट्यूब पे जाओ, लिखो क्लैट पॉइंट द हिंदू मणिपुर क्राइसिस, सर्च कर दो, हमारी मणिपुर क्राइसिस की वीडियो आ जाएगी, वो आप देख लेना। जिनको आता है आप लोगों के लिए मैं रिवाइज करा रहा हूं, ठीक। और जो नहीं भी आता है तो आप उस वीडियो को देख के जब यहाँ पे सुनोगे तो आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगा, ठीक। मणिपुर क्या है, मणिपुर में हिली एंड वैली एरिया है। हिली मतलब माउंटेन वाला, एंड वैली मतलब जो बीच में सर्कल टाइप का, मान लो लैंड टाइप का एरिया है, ठीक। तो मणिपुर का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि चारों तरफ तो आपकी क्या है, हिल एरिया, और बीच में है वैली। जो हिल एरिया होता है वहां पे आपकी रहती है कुक्की ट्राइब। कौन सी रहती है, कुक्की ट्राइब। और जो वैली एरिया रहता है यहाँ पे आपकी रहती है मेटी कम्युनिटी, ठीक। 90% ऑफ जो मणिपुर है वो हिल एरियाज का है, लेकिन वहां पे ज्यादा संख्या में जो पॉपुलेशन गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व है वो मेटी है। बेसिकली मेटी कम्युनिटी को वहां पे ज्यादा संपन्न माना जाता है, कुकी कम्युनिटी को बोला जाता है कि इतने संपन्न नहीं है। इसीलिए कुकी कम्युनिटी को वहां पे रिजर्वेशन दिया जाता था, मेटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता था। क्योंकि गवर्नमेंट, अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली देखो या गवर्नमेंट की जॉब्स देखो तो मेटी कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे, ठीक है। अब क्या था, मेटी कम्युनिटी का ये कहना था कि मणिपुर जब भारत में नहीं मिला था उससे पहले मेटी कम्युनिटी को भी शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में रखा गया था। बट क्यों ऐसा किया गया है कि अब हमें इस कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है। दूसरा पॉइंट ये था कि कुक्की ट्राइब वाला वैली एरिया में जमीन खरीद सकता था, बट वैली वाला हिल एरिया में, कुक्की ट्राइब्स के एरियाज में जमीन नहीं खरीद सकता था। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से इनके बीच में टसल चलती हुई आ रही थी। फिर हुआ क्या, ये मेटी कम्युनिटी की रिजर्वेशन की डिमांड काफी समय से थी। तो मणिपुर की हाईकोर्ट ने एक ऐसा गवर्नमेंट को
आप कह सकते हो काइंड ऑफ स्टेटमेंट दी कि भैया इस रिजर्वेशन के ऊपर कुछ करो, ये बहुत दिन से मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूसली लीगली डिमांड आ रही थी मैटी कम्युनिटी की। तो उसी के चलते हुए उस समय एक रैली निकल रही थी इस पर्टिकुलर थिंग को सपोर्ट करने के लिए कि भैया रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और वहां पे ही एक छोटी सी टसल शुरू हुई थी कुकी एंड मेंटी कम्युनिटी के बीच में आपस में, जो कि मणिपुर क्राइसिस इतना बड़ा रूप ले लिया। आपको याद होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी जब एक नेकेड महिला को वॉक कराया जा रहा था। तो मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है मणिपुर के अंदर, और क्राइसिस अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है। देखो हम बहुत दूर बैठे हुए हैं तो हमें लग रहा है कि चलो अब न्यूज नहीं आ रही है, ये हो रही है, बट थिंग्स आर नॉट नॉर्मल देयर। अभी भी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर काफी ज्यादा मतलब सख्त किया गया है चीजों को कंट्रोल रखने के लिए, एंड लेट्स सी क्या होता है। बट द प्रॉब्लम इज कि वहां पे ये रिजर्वेशन की वजह से सारी चीजें जो हैं ये शुरू हुई थी। मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया है, यहां से आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला आर्टिकल जो है हम इंडियन एक्सप्रेस से उठा रहे हैं, डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स का। देखो डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स की क्यों जरूरत है, डब्ल्यूटीओ को बनाया क्यों गया था, मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट देता हूं, पहले हिस्ट्री पे जाते हैं। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो है होता क्या था कि विभिन्न कंट्रीज को एक दूसरे के साथ ट्रेड करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स हो जा रही थी, कोई कोई पंगा हो गया तो कहां जाएं, किससे बात करें। तो सारी कंट्रीज को समझ में आया कि देयर शुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन जो इन सब चीजों को डील करे, या कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसका नाम रखा जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। 1947 में इन्होंने ये एग्रीमेंट कर लिया, कुछ कंट्रीज इसकी पार्ट थी। बेसिकली इसका पर्पस यही था कि भैया ट्रेड में कोई प्रॉब्लम आए तो इन लॉज को फॉलो करा जाए। विथ टाइम चीजें इंप्रूव हुई एंड 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना करी गई। डब्ल्यूटीओ का बेसिक काम यह था, फ्री एंड फेयर ट्रेड का कॉन्सेप्ट था कि भाई विभिन्न कंट्रीज के बीच में तरीके से ट्रेड हो, सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज फायदा ना लें, डेवलप कंट्रीज को भी ध्यान में रखा जाए, सॉरी डेवलप्ड कंट्रीज से फायदा ना लें, डेवलपिंग कंट्रीज को भी ध्यान रखा जाए। बाकी जो छोटी कंट्रीज हैं अगर वो भी ट्रेड कर रही हैं तो उनका कोई डिस्प्यूट हो तो उसको भी सॉल्व किया जाए। तो बेसिकली डब्ल्यूटीओ की स्थापना करी गई थी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो बेसिकली डब्ल्यूटीओ की स्थापना करी गई थी सभी कंट्रीज के बीच में ट्रेड को बैलेंस आउट करने के लिए, ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। अब हुआ क्या, धीरे धीरे चीजें चलती रही, लेकिन इसमें डब्ल्यूटीओ में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा था, डेवलप कंट्रीज का। किसका, डेवलप्ड कंट्रीज का, कंट्रीज लाइक यूएसए, चाइना, क्योंकि ये लोग ना बहुत अनफेयर होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज से या फिर जो छोटी कंट्रीज है उनसे, अपने हिसाब से टर्म्स को रेगुलेट करते हैं। तो मैटर डब्ल्यूटीओ में जाता था, वहां पे इनको दिक्कत हो जाती थी। इस वजह से यूएसए ने ये प्लान कर लिया कि भैया हमें डब्ल्यूटीओ को खत्म करना है। और डोनाल्ड ट्रंप तो इसके बिल्कुल फुल सपोर्टर थे। तो पिछले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप जब थे तब से उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया था कि डब्ल्यूटीओ को कैसे बिल्कुल इग्नोर किया जाए। तो उन्होंने उसका तरीका निकाला। उन्होंने तरीका क्या निकाला, डब्ल्यूटीओ की एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, ठीक। ये बॉडी को एपेलेंट बॉडी भी बोलते हैं। बेसिकली कोई भी मैटर किसी, जैसे मान लो इंडिया एंड बांग्लादेश के ट्रेड में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो पंगा होगा वो कहां सॉल्व होता था, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में होता था, जिसको एपेलेट बॉडी बोलते थे। लेकिन क्योंकि अब क्या हुआ है, इसमें जज की जो अपॉइंटमेंट है ना वो यूएसए नहीं होने दे रहा है, क्योंकि यूएसए आपको पता है पावरफुल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, तो उसका वोट चाहिए। तो जज के अपॉइंटमेंट ही यूएसए नहीं होने दे रहा है, जिसके वजह से ये बॉडी जो है ये खाली पड़ी हुई है। मतलब अब अगर किसी भी कंट्रीज में कोई ट्रेड होगा तो अपीलेंट बॉडी में तो जजेस ही नहीं है, वो क्या सॉल्व करेंगे। तो ये यूएसए के पिछले टर्म जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तब से था, और अब फिर आ गए, अब तो बिल्कुल ही ये हो जाएगा। तो बेसिकली डब्ल्यूटीओ की जो सेटलमेंट बॉडी है इसको इग्नोर कर दिया गया। इसमें नुकसान किसका हो रहा है, इसमें नुकसान छोटी कंट्रीज का हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज का हो रहा है। अब क्या हो रहा है, जैसे आप इसको ऐसे समझो क्या हो रहा है, अब हर कंट्री जो है वो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना रही है। प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना रही है मतलब कोई भी यही नहीं चाह रहा कि ढंग से ट्रेड हो, टैरिफ्स बढ़ाई जा रही हैं। प्रोटेक्शनिज्म का बेसिक मतलब ये होता है कि जब अपने डोमेस्टिक मार्केट को सेव किया जाता है फॉरेन मार्केट से। जैसे आप एग्जांपल ले लो, मान लो ये पेन है जिससे मैं लिख रहा हूं, ये हम चाइना से लेते हैं, 1000 रुपए का लेते हैं, ठीक। तो हमारी सरकार ने इसको कर दिया कि भैया चाइना से इसको मंगाओगे तो तुम्हें ये 1300 रुपए का पड़ेगा, 300 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। और सेम जो भारत में कोई इसको बेच रहा है 1300-1400 रुपए में, उसके बराबर ये प्राइस आ गया ना। देखो क्या है, भारत में इसको बनाने की कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगी क्योंकि चाइना टेक्नोलॉजिकली ज्यादा है। तो मान लो भारत की एक प्रोडक्ट, भारत की एक कंपनी जिसका नाम है हैप्पी पेन्स, ठीक। हैप्पी पेन्स इसको 1300-1400 में बेचती है। चाइना से एक माल आता है भारत में जो भाई यही सेम चीज 1000 रुपए में दे रहा है। अब ये 1000 रुपए में देगा तो जो डोमेस्टिक मार्केट वाला है इसका तो कोई खरीदेगा ही नहीं।
तो भारत की सरकार क्या करेगी कि भाई इसका टैरिफ बढ़ा देगी, ठीक, जिससे कि अब ये इसके इक्वल हो जाए, लोग इसको खरीदें, या फिर ये इससे भी ज्यादा हो जाए। तो अब ये सब जो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो अब ये सब जब हो रहा है तो पहले ये सब मैटर डब्ल्यूटीओ में चले जाते थे, अपीलेंट बॉडी वहां पे डिसाइड करती थी भाई कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, बट अब ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। तो आप हर कंट्री को देख रहे हो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना रहे हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं यूएसए फर्स्ट, इंडिया कह रहा है मेड इन इंडिया को प्रमोट करो, चाइना अपना चीजें कर रहा है। तो ये है, इसको इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी कहा जाता है। और डब्ल्यूटीओ के नॉन फंक्शन होने का सिर्फ एक यही प्रॉब्लम नहीं है कि ट्रेड रिलेटेड इशू सॉल्व नहीं हो रहे, एक इशू ये भी है कि जो बहुत सारे एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ ने साइन कराए थे विभिन्न कंट्रीज के बीच में, वो भी अब फंक्शन में नहीं है। जैसे कि ट्रिप्स के एक एग्रीमेंट था, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, ठीक, ये बेसिकली इसको ट्रिप्स बोलते हैं। अब ये क्या था, इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि बहुत सारे केसेस के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला जो पेटेंट होता है ना, उसमें किसी भी कंट्रीज को अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है तो उसको रिबेट दे दी जाए। तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि जब जितने भी यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज थी, पहले इन्हीं की मेडिकल कंपनीज ने दवाइयां निकाली थी कोविड की, तो बाकी कंट्रीज, इंडिया एंड अदर कंट्रीज, ये कह रहे थे कि भैया इसमें जो ये पेटेंट एंड ये वाला कॉन्सेप्ट है ये हटा दो, जिससे कि हम लोग भी इसको हमारे यहाँ पे क्रिएट कर सकें, थोड़ा सस्ते में बेच सकें। बट ये कंट्रीज नहीं मानी, तो ये जो ट्रिप्स है इसका भी फॉलो नहीं हो पाया, ठीक। अब हो एक और चीज रहा है कि अब ना फिर डब्ल्यूटीओ जब इग्नोरेंस में है तो बाकी कंट्रीज पैरेलली कुछ कुछ कर रही है। जैसे आप देख रहे हो इंडिया बाकी कंट्रीज से 1-to-1 एग्रीमेंट साइन कर रही है, ट्रेड का टैरिफ कम करने का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रही है। ऐसी अलग अलग ग्रुपिंग बन रही है, जैसे कि आरसीईपी आप देख रहे हो, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, पहले इंडिया भी इसका पार्ट होने वाला था। ये मेरा क्विज क्वेश्चन है आप लोगों से, आरसीईपी में टोटल कितने मेंबर्स हैं और कौन कौन से हैं, ठीक, क्योंकि एशियान प्लस 5 कंट्रीज हैं, वो कौन सी मुझे बताना। तो इंडिया भी इसका पार्ट होने वाला था बट इंडिया फिर नहीं बना। तो डब्ल्यूटीओ को इग्नोर करके अब पैरेलल एक वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है जो कि अच्छा नहीं है, ठीक, ये वाली चीज है। इसके बाद एक मशहूर कोचिंग फिटजी जो है वो क्लोज हो गई है, काफी आईआईटी एंड नीट की कोचिंग के लिए फेमस थी एंड काफी सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले होंगे, आप लोगों के जान पहचान के भी लोग निकले होंगे। तो फिलहाल ये कोचिंग बंद हो गई है, पैसा खत्म होने की वजह से कोचिंग फंक्शन नहीं कर पा रही है, काफी सारे सेंटर्स इसके बंद कर दिए गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बायजूस का एग्जाम्पल भी हम लोगों के सामने है, उसमें भी ये चीज देखने को मिली थी जिसकी वजह से ये चीजें हुई। नॉर्थ कोरिया हैज गिवन रशिया 200 लॉन्ग रेंज आर्टिलरी पीसेस। तो ठीक है, ये न्यूज है, शॉर्ट न्यूज है, इतना कुछ काम के लिए है नहीं। मालदीव टू फाइनलाइज फ्री ट्रेड पैक्ट विद इंडिया सून सेज मिनिस्टर सईद। देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि टैरिफ फ्री हो जाती है, नहीं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि मान लो पहले आप 12% टैक्स लेते थे, आपने आपस में बातचीत करके इसको कर दिया 10%। इसके अलावा हमारे देश में कोई सामान भेजने में मालदीव को बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती होगी, कभी कोई और रूल्स आ रहा होगा, कभी कोई और चीज आ रही होगी, तो इसको भी सरकार जो है वो इजी कर देगी। प्लस देयर विल बी सम कंडीशंस जो भारत ने लगा रखी होगी या जो मालदीव की कंडीशंस होंगी उसको भी सरकार मान लेगी। तो बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि टैक्स फ्री कर दिया जाता है, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि दो कंट्रीज के बीच में जो हर्डल्स आ रहे हो ट्रेड करने के लिए वो खत्म करके कॉमन ग्राउंड पे आ जाया जाए और फिर ट्रेड किया जाए। तो मालदीव ने अभी भारत के साथ ये फाइनलाइज होने वाला है, ये न्यूज यहाँ पे आई थी। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, डोंट फॉरगेट टू चेक आवर ऐप एंड वेबसाइट। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।